पीजी सेमेस्टर थर्ड, कोड कोर्स 14 और टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के भूमिका स्वरूप यह कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति से पूर्व 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उत्पादन की विधियों में तथा यांत्रिक आविष्कारों के कारण उत्पादन की मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, जिन्होंने इंग्लैंड के आर्थिक जीवन का आमूल परिवर्तन कर दिया। इंग्लैंड के औद्योगिक जीवन में भी इन परिवर्तनों ने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। 1760 ईस्वी से 1830 ईस्वी के काल में यंत्रों का उत्पादन तथा संचार एवं यातायात के साधनों में व्यापक प्रयोग होने लगा था। नगरों में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी, जिससे विशाल पैमाने पर वाष्पचालित यंत्रों द्वारा उत्पादन होने लगा था। 1760 ईस्वी के पूर्व इंग्लैंड के उत्पादन मुख्य रूप से कुटीर उद्योग धंधों के रूप में होता था, लेकिन उत्पादन की इस पद्धति को यांत्रिक आविष्कारों ने समाप्त कर दिया। नवीन उत्पादन प्रणाली उसके स्थान पर स्थापित हुई। इन नवीन प्रणाली की विशेषता थी कारखानों का संगठन, बड़े नगरों का विकास, पूंजीपति वर्ग का निर्माण और श्रमिकों का बड़ी संख्या में कारखानों में काम करना इत्यादि। औद्योगिक क्रांति कोई सुनियोजित घटना नहीं थी। निर्मित माल की मांग बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप यंत्रों तथा वाष्प शक्ति का प्रयोग भी बढ़ने लगा और जिसके कारण मांग को पूरा किया जा सका। अतः उत्पादन का यंत्रीकरण तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन एक क्रमिक विकास था जो दीर्घ समय तक चलता रहा। इसकी पृष्ठभूमि के विषय में यह कहा जा सकता है कि मध्य युग की समाप्ति के समय आर्थिक विकास के लिए सामंतवाद का पतन उपयोगी सिद्ध हुआ था। पश्चिमी यूरोप में नवजागृति के उत्थान के साथ जो आर्थिक व्यवस्था का निर्माण होने लगा था, उसे पूंजीवाद कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति वस्तुओं का उत्पादन करके बाजारों में बेचा करते थे। मुख्य रूप से लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता था। पूंजीवाद की प्रवृत्ति वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करने की थी, ताकि नए नए बाजारों को तलाश किया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। पश्चिमी यूरोप के देशों ने नए बाजार की तलाश तथा अधिक लाभ कमाने के लिए उपनिवेशों की खोज की, जिससे 16वीं और 17वीं शताब्दियों में व्यापार और वाणिज्य का विकास संभव हुआ। पूंजीपतियों ने इसके साथ ही पूंजी का संचय किया और नवीन क्षेत्रों में पूंजी का निवेश किया। इससे उपनिवेशों को बाजार बनाने तथा उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने का स्रोत बनाया गया। इंग्लैंड इस क्षेत्र में सभी देशों से आगे निकल गया। विश्व के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेशों की स्थापना की तथा जहां वह अपना माल बेच सकता था। इंग्लैंड के निर्मित माल की मांग इससे और अधिक बढ़ गई और उत्पादन बढ़ाने के लिए 18वीं शताब्दी में जो कार्य किए गए, उनसे ही औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। औद्योगिक क्रांति के कारणों की अगर हम समीक्षा करते हैं तो उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक विचारों में परिवर्तन, कृषि क्रांति, पूंजी की उपलब्धता, औपनिवेशिक साम्राज्य, जनसंख्या में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, दास प्रथा का अंत, व्यावसायिक संगठनों का नवीन रूप, इंग्लैंड की नाविक शक्ति, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र इत्यादि कहा जा सकता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इसका कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक सभी साधन इंग्लैंड में उपस्थित थे। इंग्लैंड के बाद ही यूरोप, अमेरिका और जापान में यह क्रांति फैली थी। इंग्लैंड में यह क्रांति सरकार के प्रयास स्वरूप नहीं थी, बल्कि स्वतः अनेक कारण ऐसे उत्पन्न होते गए जिनसे उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इस क्षेत्र में इंग्लैंड अन्य देशों का अग्रणी था, क्योंकि इंग्लैंड के व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और अपने उपनिवेशों के रूप में इंग्लैंड को व्यापक बाजार प्राप्त थे। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति फ्रांस की क्रांति के समय पर्याप्त रूप से विकसित हो चुकी थी और उसके निर्मित माल पर यूरोप निर्भर करता था। इंग्लैंड की इसी आर्थिक शक्ति के कारण नेपोलियन का भी पतन हुआ था। वस्तुतः इस समय इंग्लैंड विश्व की उद्योगशाला कहा जाता था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का 1815 ईस्वी के बाद ही यूरोप में विस्तार हुआ था। अतः इस प्रश्न को जानना आवश्यक है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई। इसके कारण
व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इंग्लैंड का स्वतंत्र समाज सबसे पहला कारण था। अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा इंग्लैंड में प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। किसी व्यक्ति के आर्थिक जीवन में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी। शिल्पकारों को कार्य करने, प्रयोग करने की स्वतंत्रता थी। शिल्पकारों ने इस स्थिति के कारण ही आविष्कार किए। इनके कारण ही मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन विधियों में सुधार तथा विकास इस वातावरण में ही संभव हो सका। 1688 ईस्वी की क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो चुका था। इसके साथ ही धार्मिक एवं राजनीतिक उत्पीड़न का भी अंत हो चुका था। व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्रता न्याय पद्धति में सुरक्षित थी। इससे देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण था। प्रथम प्रधानमंत्री वालपोल स्वयं अर्थशास्त्री थे। उस काल में आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सरकार की नीति काफी कारगर सिद्ध हुई। इससे स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यवसायों तथा कार्यों को करने का अवसर इंग्लैंड के लोगों को प्राप्त हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। दूसरा कारण था आर्थिक विचारों में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के पहले इंग्लैंड में वैचारिक क्रांति हुई थी। अभी तक वाणिज्यवाद का गहरा प्रभाव था और समझा जाता था कि धन प्राप्त करने का स्रोत विदेशी व्यापार था। इस वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत अधिक से अधिक निर्यात करना और कम से कम आयात करना था। लेकिन एडम स्मिथ तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने इंग्लैंड में यह सिद्धांत स्थापित किया कि व्यापार उन्मुक्त होना चाहिए और देश की उत्पादन में क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। इंग्लैंड के लोगों के दृष्टिकोण में इस वैचारिक क्रांति से परिवर्तन हो गया। तीसरा कारण है कृषि क्रांति। औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप बहुत से कृषि मजदूर बेकार हो गए थे। वे औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक के रूप में उपलब्ध थे। उत्पादन में कृषि क्रांति में वृद्धि हुई। भेड़ों के पालन में गिरावट के कारण वृद्धि हुई। इंग्लैंड के ऊनी वस्त्र उद्योग में इससे अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि से समृद्धि आई, जिससे औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। पूंजी की उपलब्धता। इस समय इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी। उत्पादन के विस्तार तथा कारखानों के निर्माण में इस पूंजी को लगाया जा सकता था। इंग्लैंड में बैंकिंग प्रणाली की स्थापना हो चुकी थी, जो उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने को तैयार थी। अपने विस्तृत विदेशी व्यापार से इंग्लैंड को यह पूंजी प्राप्त हुई थी। खासतौर से भारत से अपरिमित पूंजी इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड से भारत की पूंजी से ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में बैंकों से व्यापार तथा उद्योगों को पूंजी उपलब्ध होती थी। किसी दूसरे देश में इस प्रकार की पूंजी उपलब्धता तथा व्यापक व्यापार का प्रचलन अभी नहीं शुरू हो पाया था। औपनिवेशिक साम्राज्य। एक अन्य कारण के रूप में हम औपनिवेशिक साम्राज्य को देख सकते हैं। एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य इंग्लैंड के पास था। ये ऐसा हम सभी जानते हैं। इन उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त कर इनके बाजारों से वो अपना निर्मित माल बेचता था। उसके अमेरिका के पूर्वी तट पर विशाल उपनिवेश थे, जहां से उसे कपास, तंबाकू, चावल, शक्कर इत्यादि प्राप्त होती थी। उसे भारत से 1757 ईस्वी के पलासी के युद्ध के पश्चात करोड़ों रुपयों की संपत्ति प्राप्त हुई और विस्तृत बाजार भी उसे मिल गए। उसने 1763 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका में कनाडा का विशाल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। उपनिवेशों का निर्दयता से शोषण किया और उनके उद्योगों को विकसित नहीं होने दिया, क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों को इससे हानि होती। इस प्रकार इंग्लैंड ने इस प्रकार की औपनिवेशिक नीति बनाई जिससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और उसके उद्योगों का विकास या विस्तार संभव हो। जनसंख्या में वृद्धि। इंग्लैंड की जनसंख्या में भी असाधारण रूप से वृद्धि हुई थी, जिसने उद्योगों तथा व्यापार के विकास में अपना योगदान दिया और हजारों अंग्रेज उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों में जाकर बस गए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में 40% तथा 19वीं शताब्दी के आरंभिक 3 दशकों में 50% आबादी में वृद्धि हुई थी। अधिक जनसंख्या में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि हो रही थी और श्रमिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी।
जनसंख्या में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने से वृद्धि हुई थी। सरकार ने भी इम्प्रूवमेंट एक्ट और निर्धनों को सहायता के लिए कानून पारित किए। जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध थे, जिससे कि औद्योगिक क्रांति संभव हुई। व्यापार में वृद्धि। इंग्लैंड के व्यापार में इस काल में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी। उसके पास भारत, अमेरिका और यूरोप के विस्तृत बाजार थे और उसके निर्मित माल की मांग हमेशा बनी रहती थी। नवीन आविष्कारों तथा इंग्लैंड में उत्पादकों को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाता था। इंग्लैंड का व्यापारिक एकाधिकार नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा भी स्थापित हो गया था। फ्रांस की क्रांति के काल में यूरोप की सैनिक तथा नागरिक मांगों को पूरा करने वाला वह मुख्य स्रोत इंग्लैंड ही था। यह महत्वपूर्ण है कि स्पेन तथा पुर्तगाल के पास भी उपनिवेश थे, लेकिन इन देशों में आर्थिक क्रांति नहीं हुई। इसका कारण प्रमुख यह था कि उद्योग तथा व्यापार के विकास के लिए इन देशों में उपयुक्त वातावरण का अभाव था। दास प्रथा का अंत। औद्योगिक क्रांति के साथ इंग्लैंड में दास प्रथा का भी अंत हुआ। यूरोप में दास प्रथा और श्रेणी प्रथा को समाप्त करने वाला इंग्लैंड पहला देश था। आर्थिक विकास में दास प्रथा और गिल्ड या श्रेणी प्रणाली बाधक थी। इनके स्थानों पर ठेकों के आधार पर घरेलू उत्पादन प्रणाली तथा स्वतंत्र व्यापार प्रणाली की स्थापना हुई। व्यापारी तथा कारीगर दोनों ही नवीन प्रणालियों में अधिकतम उत्पादन करने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अब लोग स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी पसंद का कार्य कर सकते थे। व्यावसायिक संगठनों का नवीन रूप। व्यापारी तथा कारीगर दोनों गुलामी प्रथा तथा गिल्ड समाप्त हो जाने से स्वतंत्र हो गए। व्यापारियों के पास पूंजी थी और उन्हें बाजारों की मांग का ज्ञान था, अतः अब मांग व्यवसाय तथा उत्पादन का आधार हो गई। इसके अतिरिक्त ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के संगठन इंग्लैंड में आरंभ हुए। व्यापारी पहले व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते थे, इसमें आर्थिक विकास की संभावनाएं कम थी। संयुक्त व्यापारी कंपनियों से व्यापार का भरपूर विस्तार हुआ और इससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। नए उद्योगिक की स्थापना इन कंपनियों के कारण हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश सरकार ने भी इन कंपनियों की सहायता हमेशा की। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका पूर्व के देशों पर व्यापारिक एकाधिकार था। इस प्रकार बाल्टिक क्षेत्र से व्यापार करने का एकाधिकार ईस्टलैंड कंपनी को प्राप्त था। साउथ सी कंपनी का उत्तरी अमेरिका से व्यापार करने का एकाधिकार था। मांग में इस संगठित व्यापार के कारण अत्यधिक वृद्धि हुई और औद्योगिक क्रांति भी संभव हो पाई। इंग्लैंड की नाविक शक्ति। इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को इंग्लैंड के शक्तिशाली जहाजी बैरों ने सुरक्षा प्रदान की। अंग्रेजों का व्यापार युद्ध काल में भी चलता रहता था। इंग्लैंड अपने तैयार माल को इस जहाजी बेड़े की मदद से विदेशों में भेजता था तथा विदेशों और उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाता था। यूरोप के किसी अन्य देश के पास इतना शक्तिशाली जहाजी बेड़ा नहीं था। भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानों का पास होना था। उद्योगों के विकास में इससे सहायता मिली। पत्थर के कोयले का ईंधन की कमी होने के कारण व्यापक प्रयोग किया जाता था। उसका प्रयोग लोहा गलाने में भी किया जाता था, जिससे मशीनों तथा औजारों का निर्माण होता था। कोयले और लोहे की खानों का पास होना, नदियों से जल विद्युत बनाने की सुविधा, अच्छे बंदरगाह, उत्तम जलवायु, पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की उपलब्धि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के विशेष कारण साबित हुए। औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र। विभिन्न आविष्कार औद्योगिक क्रांति के मूल में, जिनके कारण मशीनों का प्रयोग उत्पादन में हुआ। मशीनों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। इस प्रकार मशीनों के प्रयोग के उत्पादन का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया। ये आविष्कार प्रारंभ विशेष क्षेत्र में हुए थे, जिनमें पारस्परिक संबंध भी था। ये क्षेत्र इस प्रकार से कहे जा सकते हैं। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में भाप यानी पानी से चलने वाले यंत्रों का निर्माण करना,
बड़ी मात्रा में लोहे तथा कोयले की खानों से लोहा और कोयला निकालना। इसका कारण यह भी था कि बड़ी संख्या में मशीनों को बनाया जा रहा था। इसके लिए बड़ी मात्रा में लौह खनिज और कोयले की आवश्यकता थी। यातायात व्यवस्था में भाप से चलने वाली नौकाओं तथा रेलों के बनने से क्रांति हो गई थी। बड़े बड़े कारखानों का निर्माण, जिसमें बड़ी संख्या में एक श्रमिक वर्ग निर्मित हो गया था। एक पूंजीपति वर्ग का भी निर्माण हुआ, जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था। इस वर्ग में स्वतंत्र व्यापार होने के कारण तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। बड़े बड़े नगरों का निर्माण इस काल में हुआ, जिससे अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं का जन्म भी हुआ। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों के फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। धन्यवाद।